तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची होली फ्लेम्स के अंदर चला जाता है। होली फ्लेम्स के अंदर जाने के बाद वहां पर से होली फ्लेम्स को लेकर बाहर आ जाता है। वो सभी लोगों से कहता है क्योंकि होली फ्लेम्स ने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया तो तुम इसको रिफाइन कर सकते हो। तुम यहाँ पर सबसे पहले आपको रिफाइन लेवल पहुंचाओ, हम सभी लोग अपना बाद में सोचेंगे। तुम्हारा जुंची उन लोगों से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और वहीं पर बैठ कर कल्टिवेट करना स्टार्ट करता है। और बाकी के सभी लोग जहाँ पर हमारे जुंची को प्रोटेक्शन देने वाले हैं तो वो सभी लोग भी वहीं पर खड़े होते हैं। तो जुनसिन कहता है हम सभी लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि हम सभी लोग यहाँ पर कल्टिवेट करके अपने आप को रिफाइन लेवल में पहुंचा सकते हैं। मोटू कहता है इसका मतलब यह है कि ब्रदर जुंची हम सभी से ज्यादा लकी है। बुफेन उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर किस्मत का ताल्लुक भी मेहनत के साथ होता है। अगर हम लोग यहाँ पर मेहनत करेंगे तभी हमें यहाँ पर हमारी किस्मत भी चमक सकती है। तो बुफेन वहाँ पर अब कमांड संभालता है और कहता है शी जिंगजिए तुम यहीं पर रुकोगी और जुंची को कल्टिवेट करने में उसकी मदद करोगे और उसे प्रोटेक्शन दोगी, जबकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ आओ। सभी लोग मिलकर यहाँ पर से और ज्यादा रूटलेस फ्लेम्स को ढूंढेंगे, जितने रिसोर्सेज को मिल सकते हैं हम उतने रिसोर्सेज को ढूंढेंगे। सभी लोग मेरे साथ आओ, हम सभी लोग चलते हैं। सभी लोग कह रहे हैं चलो फिर ठीक है चलते हैं। बुफेन सोच रहा होता है जुंची तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। थोड़ी देर के बाद जुंची का सीन दिखाते हैं कि जुंची वहाँ पर बैठे बैठे अपने लिए होली रूटलेस फ्लेम जो होती है उसको कंडेंस कर रहा था और उसको रिफाइन करते हैं। वो रिफाइन लेवल पे पहुंच जाता है, रिफाइन यानी कि मैरो वॉशिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है। तुम्हारे जुंची ने वहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। जैसे ही उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होता है इसी के साथ उसे वहाँ पर सामसरा रीइंकार्नेशन दिखाई देती है। सामसरा रीइंकार्नेशन जिसमें वो जवान होता है फिर बच्चा फिर बूढ़ा, इस तरह वो पूरी की पूरी एक लाइफ एक ही ब्रेक थ्रू में गुजार देता है। वो कहता है ये क्या, मुझे पिछली बार भी इस तरह की विजन दिखाई दी थी जब मैं स्पिरिचुअल ग्राउंड में पहुंचा था। उस वक्त भी मुझे ये पूरे का पूरा सीन दिखाई दिया था। क्या हर बार जब मैं ब्रेक थ्रू करूंगा मुझे इस तरह के विजन्स दिखाई देंगे? जुंची की सभी जो रीइंकार्नेशन होती है वो सारी की सारी उसकी बॉडी के अंदर समा जाती है और जुंची का कल्टीवेशन लेवल कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही वहाँ पर रिफाइन लेवल पहुंचता है तो उसका रिफाइन लेवल बाकी सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही जबरदस्त रोशनी निकलती है। रोशनी जो होती है जबरदस्त किस्म की लाइट की तरह की होती है। बाहर खड़े उनके मास्टर बीजन और मास्टर बीजिया दोनों ये देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये किस किस्म की लाइट है। ड्राम के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रे फॉर्मेशन रेड लाइट निकल रही है। कि सीक्रेट ड्राम की जो रे फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अंदर का सीन भी दिखाते हैं जब वहाँ पर एनर्जी लाइट निकलती है तो इसी के साथ ही रे फॉर्मेशन के चेंज होने की वजह से पूरे का पूरा सीक्रेट ड्राम हिलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर पत्थर गिर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा। सारी की सारी रूटलेस फ्लेम अपने आप गायब हो गई है। रूटलेस फ्लेम के गायब होने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि रूटलेस फ्लेम को लेने की बजाय पहले अपनी जान बचाओ, चलो यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ बुफेन अपने लोगों से कहता है कि अब यहाँ पर हमें रूटलेस फ्लेम की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर हमारी जिंदगी ज्यादा मैटर करती है, हमें अपनी जान बचानी होगी। तो वो सभी लोग कहते हैं हम सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन जुंची का क्या होगा? जुंची वहाँ से निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि वो दोनों अभी भी वहीं पर है। शी जिंगजी और जुंची दोनों अभी तक केव में हैं। बुफेन उसे कहता है कि शी जिंगजी रिफाइंड लेवल पे पहुंच चुकी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि वो अपना और जुंची का ख्याल रख सकती है। वो दोनों वहाँ से जिंदा बाहर निकल आएंगे। पहले हमें यहाँ पर अपने बारे में सोचना है, चलो जल्दी से हम लोग बाहर निकलते हैं। सभी लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम तो भी बहुत ज्यादा जाग गए, हमें मरना नहीं है। और वो सभी लोग वहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ निकल आते हैं। तो सभी लड़के भागते हुए सबसे पहले केव से बाहर निकलते हैं। ये लोग केव से बाहर निकलने के बाद एक माउंटेन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी केव ढह चुकी होती है। वो लोग कहते हैं सीक्रेट ड्राम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग भी अभी तक उस केव के अंदर होते तो हम लोग पत्थरों के नीचे दबकर मर चुके होते। शुक्र है कि हम लोग वहाँ से निकल आए। लेकिन जुंची और उसके साथ साथ शी जिंगशी उन दोनों का कोई भी अता पता नहीं है। वो दोनों पता नहीं कहाँ पर हैं। वो सामने की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वहाँ पर जबरदस्त फायर निकल रही होती है, साथ ही रोशनी निकल रही होती है। वो कहते हैं वहाँ पर क्या है? दूसरा उसे कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा डैसलिंग है, हमारी आंखों में पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पर से कौन है और कौन से निकल रहा है। जुंची शी जिंगजी को उठाकर वहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। वो लोग कहते हैं तो जुंची है, जुंची का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल क्यों महसूस हो रहा है? कहीं ये भी रिफाइंड लेवल में तो नहीं पहुंच गया? तो मतलब यह किसने ब्रेक थ्रू कर लिया है? वाकई में रिफाइंड लेवल में पहुंच गया। तो इसमें से काफी सारे लड़के काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। तो बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर मास्टर बीजन मास्टर बीजिया से कहते हैं कि पूरे 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं उस गोल्डन लाइट को पूरे के पूरे सीक्रेट एरिया को कवर किए हुए, हमें कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों के अंदर क्या हालत होगी? अभी तक जुंची और उसकी टीम वापस नहीं आई। सीरियस राम बहुत ज्यादा खतरनाक राम है, हमें यहाँ पर बस उम्मीद करनी चाहिए कि वो लोग जल्दी वापस आ जाएं। उनमें से बहुत सारे तो मारे जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनमें से 1-2 तो जिंदा बाहर जरूर आएंगे। तो उसी वक्त बुफेन सीक्रेट राम से बाहर निकलता है। वो कहता है कि लॉर्ड हम लोग वापस आ गए। तो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मास्टर बीजून उसे कहते हैं कि शुक्र है कि तुम लोग वापस आ गए हो बुफेन, तुम वाकई में बहुत ही महान हो, तुम यहाँ पर टीम को वापस लेकर आए। तो बुफेन उनके सामने जाता है और उनको ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर बीजून हमारा नुकसान काफी हुआ है, यानी कि हमारे बहुत सारे डिसेबल सीक्रेट ड्राम में मारे गए, लेकिन बाकी के जो लोग थे उनमें से लोग रिफाइन लेवल में पहुंच गए हैं। यानी कि हमारे में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि रिफाइन लेवल तक पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी के सभी लोगों ने भी वहां पर से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन किया और वो भी लोग जल्दी से रिफाइन लेवल में पहुंच जाएंगे। तो ये सुनने के बाद मास्टर बीजून बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं बुफेन मुझे पता था कि तुम कर दिखाओगे, तुम टीम को सेफली बाहर लेकर आओगे, मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन था, तुमने बहुत ज्यादा क्रेडिट लिया और सबका क्रेडिट तुम्हें मिलकर रहेगा। अभी भी वहाँ पर शी
जिंगजिए के साथ गप्पे लगा रहा होता है। उसे कह रहा होता है जिंगजिए हम लोग जब यहाँ से वापस जाएंगे तो क्यों ना हम लोग जाकर कल्टीवेशन के बारे में बातें करें। वो दोनों वहाँ पर शर्मा शर्मा कर बातें कर रहे होते हैं कि मास्टर बीजू इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं जुनची तुम स्टिंकी बॉय कहीं के तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम फिर से वहाँ पर लड़कियां पटाने की कोशिश कर रहे हो। लियांग बू फैन से कुछ सीखना चाहिए। बू फैन की तरफ देखो, बू फैन ने कैसे यहाँ पर टीम को लीड किया और कितने अच्छे से वो टीम को लेकर बाहर आया, जबकि तुम अभी भी यहाँ पर मजाक के मूड में हो। मास्टर बीजिया कहती है कि मुझे लगता है कि जुनची को कोल्ड सैपल्स का चीफ बनाना ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इसने टेस्ट को पास किया लेकिन ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, इसे चीफ नहीं होना चाहिए बल्कि बू फैन को ही चीफ होना चाहिए। मास्टर बीजिया भी यहाँ पर जुनची के खिलाफ ही बोल रही होती है कि उसे चीफ नहीं होना चाहिए, जबकि बू फैन उनसे कहता है लेकिन जरा मेरी बात तो सुने, लॉर्ड जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर बीजू ने उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हमें ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम ये कहो कि जुनची ने वहाँ पर कुछ अच्छा किया है तो ठीक है, लेकिन फिर भी जुनची को चीफ होने की हैसियत हासिल नहीं होगी। जुनची को चीफ की पोजीशन से हटाया जाएगा और तुम्हें दोबारा से चीफ बनाया जाएगा। मास्टर बीजिया भी कहते हैं मुझे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जुनची ने वहाँ पर फैन से ज्यादा कुछ किया होगा, क्योंकि बू फैन उससे ज्यादा बेहतर है। बू फैन ही चीफ डिसाइपल बनने की पोजीशन रखता है। लेकिन साथ ही मोटू गुस्सा आ जाता है। मोटू आगे बढ़ता है और उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पता भी है कि जुनची ने सीक्रेट राम में क्या किया है। उस दिन भी आगे बढ़ता है और कहता है अगर तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह की बातें करते रहोगे तो मुझे लगता है कि लियांग बूफैन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाला है। लियांग बूफैन को एंड के पर शर्मिंदगी होगी, इसी वजह से प्लीज बस करें। मास्टर बीजुन कहते हैं चलो ठीक है फिर तुम ही लोग यहाँ पर मुझे बता दो, यहाँ पर सस्पेंस में रखने की जरूरत नहीं, हमें बताओ कि जुनची ने सीक्रेट राम में क्या कुछ किया, हमें भी तो यहाँ पर पता होना चाहिए। मोटू इसी के साथ उनसे कहता है कि इसने वहाँ पर ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं किया। पहले इसने ये किया कि दोनों सेक्टर्स को अपने आप से किया, यानी कि उन लोगों की टेंशन को ड्रा किया और हम सभी लोगों की जान बचाई। फिर इसने ये किया कि इसने रूटलेस फ्लेम को ढूंढा, फिर इसने और इसके बाद इसने रूटलेस फ्लेम को ढूंढने के बाद कैटफायर सेक्टर और मीटेराइट सेक्टर के लोगों में फाइट स्टार्ट करवा दी। इनके ऊपर इसने 3 एल्डर्स के साथ फायर की। 3 एल्डर्स जो कि हिमालय फायर सेक्टर के थे और अपनी पावर्स को लो करने के बाद अंदर गए हुए थे, उन तीनों से अकेले फायर किया और एंड के ऊपर मरते मरते बचा और हम सभी लोगों की जान बचाई। ये बातें सुनने के बाद मास्टर बीजगर मास्टर बीजुन दोनों ही भागते हुए जुनची के पास जाते हैं और उसे कहते हैं जुनची तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, हमें पता था कि तुम ये कर सकते हो, इसी वजह से हमने तुम्हें टीम का लीडर बनाया था और ऊपर से तुम कोल्ड सैपल्स के चीफ भी हो। तब के मोटू लियांग बूफैन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। यहाँ पर ये देखते जाओ जुनची कैसे आगे बढ़ता है, जबकि जुनजिन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था तो वो उसे कहता है जुनजिन की तरफ भी तो देखो, जुनजिन को कितने अच्छे से सबकी आदत हो चुकी है, वो हमेशा जुनची से मार खाता है और शर्मिंदा होता है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो फिर से मार खाना चाहता है। काफी गुस्सा होकर मोटू के पीछे लग जाता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कौन किससे मार खाना चाहता है। वो दोनों आपस में वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जुनची के पास दोनों मास्टर्स होते हैं और वो उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। जी और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर खड़े खड़े हंस रहे होते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तुम्हारा जुनची सबसे आगे आगे चल रहा होता है, शी जिंगजी उसके पीछे होती है। शी जिंगजी कहती है चलो शुक्र है कि हम लोग उस डेजर्ट से बाहर निकल आए, हर तरफ रेत ही रेत देखकर मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, हम शुक्र है कि हम लोग शहर में वापस आ गए हैं। इसके साथ ही बूफैन आगे बढ़ता है, वो कहता है शी जिंगजी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या ढूंढा, मुझे गली के अंदर से बहुत ही स्पेशल स्पिरिट जेम मिला था, मैंने पूरे के पूरे 100 स्पिरिट जेम्स को खर्च करके ये वाला ग्रीन जेड तुम्हारे लिए खरीदा है, क्या तुम इस ग्रीन जेड को मेरी तरफ से गिफ्ट के तौर पर लेना चाहोगी। वो उसके पास से ग्रीन जेड ले लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही वो शर्मा रही होती है। बाकी के सभी लड़के कहते हैं जरा देखो तुझे बूफैन ने वहाँ पर एक बहुत ही महंगा जेड शी जिंगजी को दिया, इसका मतलब यह है कि उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। शी जिंगजी ने उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब यह है जिंगजी को उसका गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, यानी कि बूफैन के यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर जुनची क्या करने वाला है, क्योंकि जुनची भी हमेशा शी जिंगजी के आसपास घूमता रहता है और आपको पता होगा कि जुनची ने उसको एक लेटर भी लिखा था, लव लेटर था। देखते हैं कि जुनची यहाँ पर क्या करेगा। तो मोटू आगे बढ़ता है, जुनची से कहता है क्या तुमने देखा नहीं जुनची, देखो लियांग बूफैन क्या कर रहा है, वो वहाँ पर शी जिंगजी के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है, उसे गिफ्ट देकर और उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, तुम यहाँ पर क्या करोगे। जुनची उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझसे ज्यादा लड़कियां पटाने के तरीके किसको आते होंगे, मुझे यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करना बहुत ही अच्छे से आता है। मुझे कहता है कि मेरी दुनिया में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है जिसमें गर्लफ्रेंड पटाना बहुत ज्यादा आसान था। इसी के साथ ही मैं जुनची कहता है अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारा जुनची जल्दी से भागता हुआ जाता है और जाकर शी जिंगजी के पास जाता है और उसे कहता है शी जिंगजी तुम्हारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं लेकर आया, इसलिए प्लीज मेरे बारे में बुरा मत सोचना, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हारे सामने तो हर एक चीज बेकार है। जिंगजी उसकी बात सुनने के बाद कहती है जुनची कोई बात नहीं, जबकि साथ ही वो सोच रही होती है तुम गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने बहाने बनाओ, वो भी इस तरह के। इसी के साथ ही हमारा जुनची अपने पास से होली फ्लेम निकालता है और उसे कहता है लेकिन मेरे पास होली फ्लेम है, मैंने सुना है कि बर्निंग फिनिक्स फ्लेम जो होती है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, क्या तुम इसे देखना चाहोगी। इसी के साथ ही हमारा जुनची उसके हाथ में जो होली फ्लेम्स होती है उसको वहाँ पर जलाने लगा है, जबकि जुनजिन चलाकर उसे कहता है रुक जाओ जुनकी ऐसा मत करो, फिनिक्स फ्लेम जो है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हर्ब है, तुम इसको यहाँ पर जला नहीं सकते। हमारा जुनची से कहता है हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन असली प्यार के सामने ये कुछ भी नहीं है, ये कीमत तो कुछ भी नहीं। इसी के साथ ही हमारा जुनची वहाँ पर उस फ्लेम को जला देता है। जैसे ही वो फ्लेम को जलाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा फिनिक्स निकलता है और फिनिक्स बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। इसी के साथ ही
हमारा जुनची जिंगजी को पकड़ता है और उसे कहता है ये मेरा प्यार है, ये मेरा लव लेटर है तुम्हारे लिए। मैं इस बड़े से फीनिक्स को अपना प्यार जताने के लिए तुम्हें गिफ्ट के तौर पर भेज देता हूँ। बाकी के सभी देखने वाले काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही, जुनची को देखो, उसने यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशियस होली फ्लेम को वहाँ पर जला दिया। होली फीनिक्स फ्लेम को उसने जला दिया जो कि उससे सीक्रेट राम से मिली है। वो बहुत ज्यादा कीमती चीज है, लेकिन उसने सिर्फ अपने प्यार का इजहार करने के लिए फ्लेम्स को वहाँ पर जलाया और जो वाकई में काम कर रहा है। शी जिंगजी की तरफ देखो जरा, उसे देखकर लगता है कि वो जुनची के प्यार में पड़ चुकी है। जुनची का तरीका वाकई में काफी ज्यादा कमाल का निकला, हालांकि उसने बहुत ही कीमती हर्ब को जहाँ पर जाया कर दिया। बूफेन बेचारा फिर से वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। मोटो उसके पास जाता है और उसे कहता है बूफेन मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जुनची का सीन दिखाते हैं कि शी जिंगजी हमारे जुनची के कान में कहती है आज रात को जंगल में आकर मुझसे मिलना। तुम्हारा जुनची उसे कहता हाँ क्यों नहीं, और शी जिंगजी शर्माते हुए वहाँ पर से साइड के ऊपर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद बाकी के सभी लड़के जो होते हैं वहाँ पर सोच रहे होते हैं शी जिंगजी को तो सभी लड़के पसंद करते हैं, कोई भी उसके करीब जाने के लिए यहाँ पर कोई भी कीमत देने को तैयार है, लेकिन आज तक कोई भी शी जिंगजी के करीब नहीं जा सका। जुनची की तरफ देखो तो सही, इसने कितनी आसानी के साथ शी जिंगजी को पटा लिया। लगता है इसके पास बहुत ही अच्छे तरीके हैं, तो हमें यहाँ पर इसके पास से तरीके सीखने चाहिए। सभी लोग आगे की तरफ भागना शुरू करते हैं। जुनची से कहते हैं मास्टर जुनची प्लीज हमें यहाँ पर आपसे कुछ पूछना है, क्या आप हमें यहाँ पर सिखा सकते हैं, क्या आप हमारे लव गुरु बनेंगे। यहाँ पर तरीके सीखने हैं कि अपना प्यार का इजहार कैसे करें, हम लोग अपनी लड़कियों को कैसे बता सकते हैं। हमारा जुनची कहता है नहीं मैं यहाँ पर लड़कों के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम लड़कों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। सभी लड़के उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, जबकि हमारा जुनची भाग रहा होता है और कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहीं पर बूफैन को दिखाते हैं कि बूफैन बेचारा उदास होकर बैठ जाता है और कहता है कि अब तो मेरे चांसेस खत्म हो गए, लगता नहीं है कि शी जिंगजी दोबारा कभी मुझे पसंद करेगी। यहाँ पर उदास होकर बैठा होता है कि उसी के साथ उसके सामने एक लड़की कुछ करती है। वो उसे कहती है कि जी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, पूरे 3 दिन और 3 रातें लगी इसको बनाने में, एक स्पेशल साशे जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया, इस थैली को तुम्हारे लिए बनाया। लियांग बूफैन प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। बूफैन उस साशे को हाथ में पकड़ता है, तो उसी के साथ ही वो लड़की शर्माते वहाँ से भाग जाती है। तो लियांग बूफैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो शुक्र है कि अभी भी लोग मुझे पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हमारे जुनची का सीन दिखाते हैं कि जुनची भागता हुआ जाकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है और कहता है चलो शुक्र है कि मैंने उन सभी से पीछे छुड़ा लिया, अब मैं बच चुका हूँ, मैं सेफ हूँ। मुझे भी वहाँ पर यही सोच रहा होता है कि मैं इन सभी लोगों को इस तरह इतनी आसानी के साथ कैसे बता दूं कि लड़कियों को कैसे बताते हैं, क्योंकि अगर इन सभी को बता दिया तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूंगा अगर इन्होंने सभी लड़कियों को बता लिया तो। जुनची वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त कोई उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है तो लड़के तुम यहाँ पर हो। तुम्हारा जुनची कहता है ये कौन है। फिर जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तो मास्टर बीजुन होते हैं। मास्टर बीजुन से कहते हैं जुनची मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, वो भी एक बस छोटा सा फेवर, और साथ ही उनके चेहरे के ऊपर जो स्माइल होती है काफी ज्यादा क्रिंजी सी होती है। जुनची कहता है मास्टर बीजुन आपके चेहरे की स्माइल देखकर लगता है कि आपको मुझसे कुछ बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलिए बताएं कि आपको मुझसे क्या चाहिए। तो मास्टर बीजुन से कहते हैं कि जुनची मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा कि तुमने शी जिंगजी को कैसे पटाया, तुमने वहाँ पर बहुत ही कमाल के स्किल्स दिखाया और उस लड़की को अपने प्यार में पागल कर लिया। अब मुझे ये बताओ तो मुझे कोई ऐसा तरीका सिखा सकते हो, क्योंकि मैं मास्टर बीजिया को पटाना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से मैं उसके पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन मास्टर बीजिया मुझे इग्नोर करती है। हमारा जुनची उसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन आपको बदले मुझे एक जान ग्रेड की मार्शल आर्ट्स का स्किल देना होगा, क्या आप मुझे देंगे। तो मास्टर बीजुन अपने पास एक बुक निकालते हैं जिसके ऊपर माउंटेन शॉक फिस्ट का नाम लिखा होता है। वो एक बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स का स्किल होता है। वो जुनची को दे देते हैं और कहते हैं ये लो हमारी डील हुई। तो जुनची कहता है हाँ क्यों नहीं। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। जुनची कहता है पहले मुझे कंडीशंस बताएं। फिर मास्टर बीजिया आपको किस तरह इग्नोर करती है, वो आपको क्या क्या कहती है जब आप उनसे प्यार का इजहार करते हैं, तो वो उसे सारी बात बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे करती है। तो हमारा जुनची कहता है ये तो बहुत ही आसान है, समझ लें आपका काम हो गया। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त जब आसमान के ऊपर चांद बड़ा होता है और इसी के साथ ही रोशनी पड़ रही होती है, वो लोग एक ब्रिज के ऊपर मिलते हैं। मास्टर बीजुन मास्टर बीजिया से मिलते हैं और उसे वहाँ पर अपने प्यार का इजहार करते हुए कहते हैं मैं यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर अगले 1000 साल तक तुम्हारे लिए खड़ा रह सकता हूँ, चाहे यहाँ पर सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, तुम्हारे लिए ब्रिज बनने को भी तैयार हूँ जब तक तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। मास्टर बीजिया उसे कहती है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। इसी के साथ ही मास्टर बीजिया वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है, जबकि मैं जुनची कहता है लो काम हो गया, बस यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाना था और कुछ ऐसे जुमले कहने थे जिससे सामने वाली लड़की फ्लैट हो जाए। तो ब्रो जूजी चैंग फैंग अब तुम्हें भी बस ऐसा ही करना है, बस थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाना है और कुछ पोएम्स याद कर लो और उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारी जुनची को वहाँ पर याद आता है मैं भूल ही गया, मुझे अभी याद आया कि मुझे शी जिंगजी से जंगल में मिलने के लिए जाना है। तो वो जल्दी से भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है। जंगल में जाता और कहता है शी जिंगजी तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो उसी वक्त शी जिंगजी उसके सामने अपीयर होती है। जंगल में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। हमारी जुनची कहता है तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो वो उसे कहती है लड़के तुम्हारे डायलॉग्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, क्या तुम हमेशा इसी तरह लड़कियां पटाते हो, तुमने और कितनी ज्यादा लड़कियों को पटाया। तुम्हारी जुनची से कहता है नहीं तुम मेरी जिंदगी की पहली लड़की हो जिसके साथ मैं हुकअप कर रहा हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता
करता है और उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि वो फिनिक्स फ्लेम काफी ज्यादा प्रेशियस थी, लेकिन वो फिनिक्स फ्लेम इतनी प्रेशियस नहीं थी। तुम्हारे सामने तो वो कुछ भी नहीं थी, तुम्हारे सामने तो वो एक नॉर्मल आग से भी गई गुजरी थी। जिंगी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। हमारा जुंची उसकी कमर में हाथ डालता है, साथ ही उसे अपने साथ चिपकाता है और उसे वहीं पर किस कर देता है। तुम्हारे जुंची ने भी यहाँ पर अपनी सेकंड किस कारी ली है। थोड़ी देर किस होने के बाद शी जिंगजी उसे पीछे की तरफ हटाती है और उसे कहती है, जुंची क्या तुम्हें याद है कुछ दिनों के बाद तुम्हारी फाइट होने वाली है, मास्टर सीटू ज़ेंटियान के साथ तुम्हारी फाइट होने वाली है, तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था, तुम्हें वार्निंग देने के लिए। फिर साथ ही वो वहाँ से चली जाती है, जबकि हमारा जुंची उसे कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अब जबकि तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे मास्टर ज़ेंटियान से डरने की क्या जरूरत है। में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद इनके सेक्टर का सीन दिखाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं, सुना है कि जुंची टीम को लीड करके सीक्रेट राम में गया था, पूरा आधा महीना हो चुका है लेकिन वो लोग अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं उन्हें वहाँ से कुछ मिला भी होगा या नहीं। दूसरा लड़का उसे कहता है, शुक्र है कि मैं वहाँ पर से टाइम रहते वापस आ गया, मैं भी उनके साथ ही था। जैसे उन्होंने कहा कि जुंची टीम को लीड करेगा, मैंने कहा नहीं बाबा मैं तो नहीं जाने वाला, जुंची एक बिल्कुल भी आम सा नकारा सा इंसान है, फकत लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता। आखिर उसके नेतृत्व में कौन अपनी टीम को अंदर लेकर जाना चाहेगा। एक बहुत ही अनरिलायबल पर्सन था, इसी वजह से मैं वहाँ पर से भागकर वापस आ गया। मुझे लगता है कि वहाँ पर जितने भी लोग गए थे जुंची के नेतृत्व में सभी लोग मारे गए होंगे, तो बीजन मास्टर बीजिया जल्दी अकेले वापस आते होंगे। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। वो लोग कहते हैं ये क्या इतनी पावरफुल एनर्जी कहाँ से आ रही है। सभी लोग कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे सेक्टर के लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आए, हमें जाकर सभी लोगों को अलर्ट करना होगा ताकि यहाँ पर उनको रोका जा सके, हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। कोई बहुत ही पावरफुल रिफाइंड लेवल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये सभी डिसाइपल जल्दी से फाइट मोड में आ जाते हैं, सभी लोग रेडी हो जाते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से रेडी होना होगा, चाहे कौन सा दुश्मन क्यों ना, हमें यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर बाकी के डिसाइपल्स और अपने सेक्टर को बचाना होगा। सभी लोगों को नहीं पता होता कि सामने से हमारा जुंची अपनी टीम को लेकर आ रहा है और वो लोग रिफाइन लेवल में पहुंच चुके हैं, इसी वजह से इन्हें पता नहीं है कि लोग कौन आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जुंची उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपने सेक्टर के फेलो डिसाइपल्स को इसी तरह ग्रीट करोगे, हम सभी लोग तुम्हारे दोस्त दुश्मन नहीं है। वहाँ से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आवाज तो जुंची की थी, हमने यहाँ पर सही सुना ये आवाज जुंची की थी, लेकिन इनके पास इतने सारे मैरो वाशिंगराम के एक्सपर्ट कहाँ से आए हैं। तुम्हारा जुंची के साथ साथ मोटू, हमारी जिंगजी और बाकी काफी सारे लोग होते हैं, लोग इस वक्त मैरो वाशिंगराम में पहुंच चुके हैं। तो ये सभी लोग वापस पहुंचने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। मोटू कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं तो वापस आया हूँ और वापस आकर मुझे सिर्फ और सिर्फ सोना है। क्योंकि उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं अभी अभी यहाँ पर अपनी रिफाइन लेवल में पहुंचा हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपनी रिफाइन लेवल को पक्का करने के लिए थोड़ा सा और कल्टीवेट करना होगा। तो अब उनके सामने जो लड़के होते हैं वो सभी लोग इस बात से कुछ तो खुश होते हैं और कुछ लोग इस बात के ऊपर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जुंची के साथ जाने से मना किया था। वो लोग भी सीक्रेट राम के लिए चुने गए थे, लेकिन सीक्रेट राम में जुंची का नेतृत्व में आगे जाने से मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि जुंची उन सभी को मरवा देगा, इसी वजह से वो सभी लोग वापस आ गए थे। तो कुछ कह रहे होते हैं कि ये हमारी किस्मत थी कि हम इनके साथ नहीं जा पाए, जबकि ये इनकी किस्मत है कि ये लोग रिफाइन लेवल में पहुंचकर वापस पहुंचे हैं। जुंची वहाँ से साइड के ऊपर चल पड़ता है, तो इसी के साथ ही वहाँ पर दिखाते हैं मास्टर बीजन भागते हुए उसके पास आते हैं। मास्टर बीजन उसे कहते हैं, जुंची मैंने जाकर मास्टर से तुम्हारे बारे में बात की है, मैंने अपने पैट्रियार्च से बात किया कि तुम्हें इसके क्रेडिट्स दिए जाएं, तुम्हें पूरे के पूरे क्रेडिट्स मिलेंगे। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी जाकर अपने लॉर्ड से बात करने वाला हूँ, मैं पैट्रियार्च से बात करूंगा, मुझे कोर डिसाइपल्स का लीडर नहीं बने रहना, मुझे अपनी गद्दी को छोड़ना है, मैं चीफ डिसाइपल नहीं बन सकता। तो बाकी लड़के उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जरा देखो तो जुंची कितना ज्यादा एरोगेंट है, जो यहाँ पर कोर डिसाइपल के चीफ होने की पोजीशन को छोड़ रहा है। क्या कोर डिसाइपल होने का चीफ होना ये कोई आम सी बात है? यहाँ पर इतनी पावरफुल पोजीशन दी गई थी, लेकिन ये लड़का यहाँ पर इतनी आसानी से इस पोजीशन को छोड़ने पर तैयार हो गया है। तो यहीं पर जिंगशी को भी दिखाते हैं। जिंगशी जुंची को बोलती है, जुंची ठीक है मैं भी जा रही हूँ, और उसे बाय बोलने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि हमारा जुंची उसे कहता है हाँ ठीक है तुम चली जाओ, रात के वक्त मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तो जिंगशी उसे कहती है कि सोचना है मत, रात के वक्त मेरे पास मत आना और इस तरह की बातें पब्लिक में मत करो। वो शर्माती वहाँ चली जाती है। हमारा जुंची वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसी के साथ ही मास्टर सीटू को दिखाते हैं। मास्टर सीटू कहते तुम्हें जितना ज्यादा खुश होना है खुश हो लो, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो, जबकि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से कितने बुरे हालात में है, उसे सेक्टर से निकाल दिया गया। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है, इस सब का मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान उसे कहते हैं हाँ तुम्हारे हिसाब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्या मुझे यहाँ पर तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि 3 दिन के बाद हम दोनों की डुएल होने वाली है, और वो डुएल लाइफ एंड डेथ की होने वाली है, कि हम दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। इसके साथ ही मास्टर सीटू बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा जुंची इस बात से बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये क्या, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, ये मेरे करीब इतना
जल्दी कैसे पहुंच गया। माशुंची को उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही डेडली इवल पावर को महसूस होती है। तो माशुंची कहता है कि इसने यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल इवल टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, तो मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। मास्टर C2 से कहता है कि मैं तुम्हें फाइट के दौरान बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ, टॉर्चर करूंगा और उसके बाद में मार डालूंगा। और वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जबकि माशुंची सोच रहा होता है तो ज़ैंग ने अपनी पावर्स को बढ़ा लिया, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे भी अब जल्दी से जल्दी अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। तो माशुंची सीधा यहाँ से वेंजिंग पीक की तरफ जाता है। वेंजिंग पीक के ऊपर मास्टर काओ फिजून अभी भी आग जला रहे होते हैं और कहते हैं काओ फिजून मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तो शुंची वहाँ पर पहुंचता है और कहता है कि मास्टर मैं वापस आ गया और देखो मास्टर मैंने इम्प्रूव किया है, इस बार मैं रिफाइन लेवल में पहुंच चुका हूँ। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम रिफाइन लेवल में पहुंच गए, तो काफी ज्यादा जल्दी था। तो माशुंची से कहता है हाँ मास्टर बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। मास्टर तुम्हें यहाँ पर बहुत सा फख्र करना चाहिए कि तुम्हें मेरे जैसा एक डिसाइपल मिला है जो इतनी जल्दी रिफाइन लेवल में पहुंच गया है। मास्टर ये बात सुनने के बाद एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रिफाइन लेवल में पहुंचने के लिए, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा है, तो बहुत ज्यादा स्लो था। माशुंची उसे कहता है लेकिन मास्टर मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में कोई रिफाइन लेवल में पहुंच सकता है, मैं 3 महीने में वैरो राशिंग्राम में पहुंच चुका हूँ। मास्टर से कहते हैं बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि मोटू को कितने टाइम लगा था यहाँ पर मैरो वाशिंग्राम में पहुंचने के लिए? मोटू को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने लगे थे, जबकि उसके साथ साथ मायरन को कितना टाइम लगा? मायरन को सिर्फ 1 महीना लगा था मैरो वाशिंग्राम में पहुंचने के लिए, यानी कि वो दोनों तुमसे बहुत ज्यादा तेज और पावरफुल हैं। माशुंची कहता है मास्टर क्या वाकई में वो दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर मुझे जाकर उन लोगों से भी कुछ सीखना चाहिए क्योंकि वो मेरे फेलो ब्रदर्स हैं, तो वो मुझे कुछ जरूर कुछ सिखाएंगे। मास्टर से कहते हैं ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मेरे पास अब कोई भी पेपर मनी नहीं है जो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जला सकूं, पेपर मनी खत्म हो गए हैं। तो माशुंची कहता है नहीं मास्टर मैं यहाँ पर पेपर मनी के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। कहता है मास्टर 3 दिन के बाद मेरी फाइट होने वाली है, मास्टर C2 ज़ैंग के साथ मेरी फाइट होगी और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे उसे हराने के लिए यहाँ पर कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो? मुझे कोई मार्शल आर्ट्स का स्किल दे दो, मुझे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स दे दो जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं C2 ज़ैंग को आसानी से हरा दूं। मास्टर जी आपकी इज्जत का सवाल है, अगर मैं C2 ज़ैंग से हार जाता हूँ तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम हार जाती हो, यानी कि तुम्हारा नाम खराब होने वाला है। सभी लोग कहेंगे कि वेंजिंग पीक के मास्टर काओ फिजून का डिसाइपल हार गया। मास्टर फिजून उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं चलो ठीक है बस करो, अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा ग्लिबल करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ पर अपने पंच मारो, मुझे पंच मारो, अपनी फुल पावर को यूज करना। तुम्हारा शुंची कहता है मास्टर चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर फुल पावर के साथ अटैक करने वाला हूँ। तुम्हारा शुंची अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है। तुम्हारा शुंची का अभी तक का सबसे पावरफुल मूव यही है। तुम्हारा शुंची जब मास्टर के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर काओ फिजून अपनी जगह के ऊपर बैठे होते हैं और वहीं पर बैठे बैठे वो सारी की सारी एनर्जी को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। शुंची से कहते हैं जी तो एक बहुत ही कमजोर अटैक है और इसी के साथ ही वो सारी की सारी एनर्जी को वहाँ पर डबल करके मैं शुंची की तरफ वापस भेज देते हैं। और जब वो शुंची के ऊपर पड़ती है तो हमारा शुंची उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है, पार के साथ पटकने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरता है और कहता है मास्टर ये तुमने क्या किया? तुम अपने डिसाइपल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अपने डिसाइपल के ऊपर फुल पावर से अटैक किया है। मास्टर से कहते हैं बस भी करो, यहाँ पर तुम्हारे जैसे सेम पावर का यूज किया, यानी तुम्हारी जितनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया जितनी तुमने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया था, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं इस लड़की के साथ काफी अच्छा हुआ, मैंने इस लड़के से अपना बदला ले लिया, इस लड़के ने कितनी बार मेरी फायर को खराब किया है। तुम्हारा शुंची अपने मास्टर से कहता है लेकिन मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रिफाइंड लेवल में पहुंच चुका हूँ, लेकिन तुम स्पिरिचुअल लेवल की पावर के साथ मुझे कैसे हरा सकते हो? और लेवल का बंदा हायर लेवल के बंदे को कैसे हरा सकता है? तो उसके मास्टर से कहते हैं तुम रिफाइंड लेवल में पहुंच चुके हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? रिफाइंड लेवल उसके पास डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल आता है, उसके बाद धार्मा लक्साना लेवल आता है, या फिर उसके बाद इमोर्टल लेवल आता है। ये जितने के जितने लेवल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाम है, मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास उतनी पावर होनी चाहिए जितना तुम्हारा लेवल है, यानी कि लेवल यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता। हर लेवल के साथ तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को गैदर करने की पावर बढ़ती है और जितनी ज्यादा तुम स्पिरिचुअल पावर को लोअर लेवल में रहकर भी गैदर कर सकती हो वो भी तुम्हारा लेवल ही कहलाएगा और वो भी तुम्हारी पावर ही कहलाएगी। जी कहता है मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, अपने आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना है, ना सिर्फ उसको बल्कि साथ साथ तुम्हें अपनी गार्डियन स्पिरिट और अपनी सोल दोनों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट जो कि आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करने के बाद स्ट्रॉन्ग बनेगी और साथ ही अपनी सोल को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हो तभी तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन पाओगे। तुम रिफाइंड लेवल में रहते हुए अपने से हायर लेवल के बंदे को भी आसानी से हरा सकते हो। हमारा शुंची खुश होकर अपने मास्टर से कहता है मास्टर अब मुझे समझ आ गई, मास्टर आपने कहा कि मुझे अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मास्टर से कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। साथ ही हमारा शुंची कहता है नहीं मास्टर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर सोल को कैसे ट्रेन करना है। मास्टर गुस्से के साथ उसे कहते हैं का मतलब यह कि मैंने यहाँ पर तुम्हें जितना लेक्चर दिया वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ फालतू बेकार ही किया, तुमने यहाँ पर किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। साथ ही वो चिल्लाकर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और उसे उठाकर माउंटेन से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर दोबारा सोचो, जितनी बार सोच सकते हो उतनी बार सोचो और उसके बाद उसके ऊपर अमल करो तभी तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। दोबारा मेरे पास मत आना जब तक कि तुम अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग नहीं बना लेते। तुम्हारा शुंची बेचारा केव से बाहर आकर गिरता और कहता है कि मुझे मास्टर की किसी बात की समझ नहीं आई, तो चलो फिर ठीक है चल के मोटू से पूछते हैं।
मोटू से पूछेंगे या फिर ब्रदर मायरिन से पूछ लेते हैं, क्योंकि उन दोनों को भी तो मास्टर ने सिखाया, तो उन दोनों को जरूर पता होगा। तो माजुंची वहाँ पर से सीधा अपने सीनियर ब्रदर की तरफ जाता है, जबकि सीनियर ब्रदर दोनों ही वहाँ पर बैठे इसमें गप्पे लगा रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पर किसी जूनियर सिस्टर की बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी जूनियर सिस्टर कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी, यहाँ पर अपने मास्टर से मिलने के लिए वेंजिन पीक पर आई थी और अभी वापस चली गई है। तो वो दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, काश जूनियर सिस्टर यहाँ पर कुछ दिन और रुक पाती, अगर वो यहाँ पर और कुछ दिन रुकती तो हमें उसके साथ गप्पे लगाने का मौका मिलता। जूनियर सिस्टर कितनी ज्यादा खूबसूरत है, उसका फिगर, उसका फेस हो, उसकी हर एक चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दोनों वहाँ पर लाट टपका रहे होते हैं कि हमारा शुंची साइड के पास छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और कहता है ये दोनों तो बहुत बड़े बेवकूफ है, जरा देखो तो सही ये लोग यहाँ पर किस तरह गंदी बातें कर रहे हैं। जी कहता है चलो छोड़ो इनको, मैं खुद ही जाकर इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मास्टर ने क्या कहा है। जी वहाँ पर से जाता और कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाता है। यहाँ पर अपनी गार्डियन स्पिरिट और उसके साथ साथ अपनी सोल दोनों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद हमारा शुंची कहता है मास्टर ने कहा था यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने के बाद हम लोग अपनी गार्डियन स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन सोल के बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी सोल को कैसे स्ट्रॉन्गर बनाऊं। शुंची कहता है क्यों ना यहाँ पर अपनी गोल्डन बुक की मदद ली जाए। तो अपनी गोल्डन बुक से कहता है गोल्डन बुक चलो जल्दी से इस बात को एनालाइज करो और मुझे बताओ कि मैं कैसे यहाँ पर अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। उसके पास उसकी जो गोल्डन बुक होती है उसको एनालाइज करने के बाद से बताती है कि कैसे उसने अपनी गार्डियन स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैं शुंची को यहाँ पर समझ आ जाती है। शुंची कहता है तो अब मुझे समझ आ गई कि मुझे ये कैसे करना है। तो नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद मास्टर सीटू जेंटियान अरीना में पहले से मौजूद होते हैं, बाकी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। तो बीच में कहते हैं सीटू जेंटियान तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं और वो पहले से यहाँ पर आकर मौजूद है और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि शुंची कब यहाँ पर आए। पैट्रियाज उनसे कहते हैं तो बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि शुंची मास्टर सीटू जेंटियान से कैसे फाइट करेगा, वो इसके साथ कैसे डील करने वाला है। बाकी ये सभी बच्चे वहाँ पर शुंची का वेट कर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं शुंची अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, शुंची को यहाँ पर आ जाना चाहिए था क्योंकि वो यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो यहाँ तक आया। उनमें से कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका है, इसी वजह से वो यहाँ पर आ नहीं रहा। शुंची को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो सीटू जेंटियान से वो हार जाएगा, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो यहीं पर मोटू को दिखाते हैं। मोटू शी जिंगजे से पूछता है जिंगजे बताओ कि शुंची कहाँ पर है, फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो यहाँ पर आया नहीं। वो कहती है मुझे नहीं पता, वो वेंजिन पीक पर गया था लेकिन उसके बाद से वापस नहीं आया, दिन हो गया वो वहीं पर है। लास्ट टाइम जब वो मुझे मिला था उस वक्त मैंने उसे याद भी करवाया था कि तुम्हारी फाइट होने वाली है, लेकिन अभी तक वो यहीं नहीं आया, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एक्शन में कुछ घंटों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ घंटों के बाद मास्टर जो होते हैं यानी मास्टर सीटू जेंटियान जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि शुंची अभी तक यहाँ पर नहीं आया। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, वो एक बहुत ही बड़ा डरपोक है। मुझे पता होना चाहिए था कि वो लड़का कभी भी फाइट के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। हालांकि उसने फाइट के लिए हम ही तो बाहर ली, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। उसने मुझे चैलेंज किया लेकिन अब वो यहाँ से भागकर जा चुका है और इसी के साथ ही मास्टर वहाँ पर चलाना शुरू कर देते हैं। उससे गालियां दे रहे होते हैं और अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मास्टर सीटू जेंटियान तो यहाँ पर उस लड़के की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। ये बातों में उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की जा रही है, यहाँ तक कि उसे बहुत सारी गालियां भी दे रहे हैं। वक्त उन्हें साइड के ऊपर से बहुत सारी जबरदस्त फायर दिखाई देती है। तो ये सभी लोग कहते हैं ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो जो जबरदस्त फायर का गोला होता है वो सीधा आकर मास्टर सीटू जेंटियान के पास गिरता है और मास्टर सीटू जेंटियान जो होते हैं उसके साथ उछलकर सामने की तरफ गिरते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अब ये क्या चीज थी, ये क्या यहाँ पर गिरा है। तो वहाँ शुंची वहाँ पर लैंडिंग करता है। शुंची वहाँ पर उतरने के बाद कहता है कि तुम में से कौन कौन यहाँ पर मुझे डरपोक कह रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई डरपोक हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। शुंची के साथ ही उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो शुंची है, जबकि मास्टर सीटू जेंटियान भी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर शुंची को मार डालेंगे। बाकी ये सभी लोग जो कि तमाशा देखने के लिए आते हैं वो सभी लोग इसलिए खुश होते हैं कि शुंची यहाँ पर आ चुका है, वो एक एल्डर के साथ फाइट करेगा जहाँ पर ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो कहते हैं अब जहाँ पर मजा स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर आ चुका है और एल्डर सीटू से फाइट करने वाला है। तो मास्टर सीटू कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे इंतजार करवाने की, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर कब से मौजूद हूँ, मैं और मेरे साथ ये सभी लोग कब से यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं यहाँ पर तुम्हारे खून के साथ खोली खेलने वाला हूँ, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा लेट करवाया। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि तुम यहाँ पर गंदी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा इस तरह की गंदी बातें कर सकते हो। बाकी के सभी लोग कहते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला, लगता है कि शुंची यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो वो सभी लोग अपने अपने कानों को कवर करने लग जाते हैं। जो हमारे शुंची के दोस्त होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि शुंची कितना ज्यादा बोलता है। इसके साथ में शुंची वहाँ पर चलाना शुरू करता है। वो उसे कहता है कि तुम बुढ़े कमीने कहेंगे, तुम्हें यहाँ पर अपने पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कब से मेरा इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर खड़े होकर तुम मुझे गालियां दे रहे थे। शुंची जैसे वहाँ पर बोलना स्टार्ट करता है मास्टर सीटू जेंटियान पीछे की तरफ भागते हैं और कहते हैं कि ये तो मुझसे भी ज्यादा बकवास की जा रहा है, यहाँ पर थोड़ी बातें की थी लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा बातें कर रहा है। बाकी के सभी लोग भी अपने कान पकड़कर वहीं पर नीचे गिर रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो सही शुंची कितना ज्यादा बोलता है, ये बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, ये बोलते ही जा रहा है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो बातूनी किंग है, यानी कि ये बहुत सारी बातें करता है। हमारा शुंची भी उन सभी के सामने बहुत सारे पोज मार रहा था और अपने आप को साबित कर रहा था कि वो वाकई में एक बातूनी किंग है। मास्टर सीटू जेंटियान कहते हैं हाँ तुम वाकई बातों में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम मुझसे भी ज्यादा बातें अच्छी कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर मुकाबला बातों का नहीं है बल्कि फाइट का होने वाला है। देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इतनी
पावर है कि तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं। मास्टर C2 ज़ेंटियान जैसे वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, पैट्रियार्च कहते हैं वो नहीं, ये तो तीसरे लेवल तक पहुंच गया, ये तो अपनी रिफाइन राम के यानी मैरो वॉशिंग राम के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका है। शुंची अभी तक अपनी रिफाइन राम के फर्स्ट लेवल पर है। इन दोनों में कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि रिफाइन राम में एक छोटा सा लेवल भी आपकी पावर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट देता है। ये सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में तबसरे खा रहे होते हैं, क्या वाकई मास्टर C2 ज़ेंटियान इस वक्त मैरो वॉशिंग राम के थर्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं? अगर ये थर्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं तो फिर तो यहाँ पर शुंची की खैर नहीं। इनकी पावर्स इतनी ज्यादा बड़ी कैसे, इनकी कल्टीवेशन तेजी के साथ कैसे बढ़ सकती है? लगता है इन्होंने किसी सीक्रेट मेथड को यूज किया है। मास्टर बीशोंजी ने शुंची बहुत ज्यादा पसंद है। वो आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं, माय लॉर्ड मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन दोनों की पावर लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस फाइट को खत्म करवा दे, इस फाइट को यहीं पर कैंसिल करवा दे। तो मास्टर बीसिया भी कहती है कि शुंची ने हमारे सेक्टर के लिए काफी कुछ किया है, सीक्रेट राम से इसने हमारे बच्चों को काफी सारी पावर्स दिलवाई और वहाँ पर काफी कुछ सैक्रिफाइसेस दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये लड़का यहाँ पर फाइट में मारा जाता है तो फिर इससे बाकी के सभी लड़के खुश होने वाले हैं, वो सभी लड़के इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होंगे। तो आपको यहाँ पर सोच समझकर फैसला लेना होगा। तो पैट्रियार्च कहते हैं लेकिन शुंची ने खुद से इस फाइट का चैलेंज दिया था, मास्टर C2 ज़ेंटियान को उसने खुद चैलेंज किया था, इतने सारे लोगों के सामने उसने चैलेंज किया था, वो अपनी बात से पीछे तो नहीं हट सकता। मास्टर C2 ज़ेंटियान उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं, मैं पिछले कई सालों से बीटा पवेलियन का एल्डर ले चुका हूँ और यहाँ पर तुम सभी लोगों को सर्व करता रहा हूँ। इस लड़के ने मुझे यहाँ पर चैलेंज किया, इस लड़के ने जहाँ मुझे चैलेंज किया तो मैंने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो आज यहाँ पर हमें लाइफ एंड डेथ का चैलेंज खेलने का मौका दिया जाए। यहाँ पर एक फेयर डूल के लिए पैट्रियार्च से डिमांड करता हूँ, जबकि यहीं पर मैं शुंची उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर कोई भी एल्डर यहाँ पर हम दोनों की फाइट के बीच में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस चैलेंज को मैंने दिया था, इस चैलेंज को मैं यहाँ पर पूरा करने वाला हूँ। दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा और जो जिंदा बचेगा वो मैं हूँ और ये बूटा खूसर यहाँ पर मरने वाला है। एल्डर C2 उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। एक स्पेशल पावर जिसका नाम वाइपर हैंड होता है उसको रिलीज करते हैं, तो उनके पास एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा वाइपर बनता है। वो सिर्फ एनर्जी का बना नहीं होता बल्कि पॉइजन से भी बना होता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं वाइपर हैंड ये मास्टर C2 ज़ेंटियान की एक बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट स्किल है। कहता है कि वाइपर हैंड अगर आपको टच भी कर जाती है तो उसके पॉइजन के साथ आपकी हड्डियां तक पिघल जाती हैं। अगर इस लड़के को इस वाइपर ने टच कर लिया तो इस लड़के की बॉडी यहीं पर मेल्ट हो जाएगी। जिंगशी उसे कहते हैं, शुंची प्लीज अपना ध्यान रखना और इस फाइट में मरना मत। मोटू भी उसे कहता है, शुंची हाँ प्लीज अपना ध्यान रखना। तो C2 ज़ेंटियान कहते हैं, तो लड़के चलो देखते हैं कि तुम यहाँ तक मेरे इस वाइपर हैंड के सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। अब यहाँ पर तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचने वाली, तुम्हारी हड्डियां पिघल जाएंगी। शुंची से कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को यूज करोगे, तो मैं अपनी पावर को यूज नहीं करूंगा। मैंने अभी तक अपनी पावर दिखाई कहाँ है। इसी के साथ ही शुंची वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है, फिर साथ ही अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करता है। वो अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे ही शुंची की एनर्जी रिलीज होती है, हमने जो बड़ा सा वाइपर हैंड स्नेक होता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ मास्टर C2 ज़ेंटियान भी उठते हुए ग्राउंड में काफी दूर तक गिरते हैं। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इसका रिफाइन लेवल मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और इस बात से बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। मास्टर C2 के पास अब यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं है अपनी इवल टेक्निक को यूज करने के अलावा, क्योंकि उन्हें लगता है कि शुंची से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।